मैं एक पुराने हवेली में केयर टेकर हूं और ये जॉब मुझे तब मिली जब मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका था। नौकरी गई, घर गया, रिश्ते गए। 3 महीने में इतना सब हो गया कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। एक दोस्त ने बताया कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जहां केयर टेकर की जरूरत है। सैलरी अच्छी थी, रहने की जगह फ्री थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और हां कर दी। उस वक्त मुझे बस एक जगह चाहिए थी, एक ठिकाना, बाकी सब बाद में। हवेली शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कोई दूसरी बस्ती नहीं थी, बस खेत, जंगल और एक टूटी हुई सड़क। जितना आगे बढ़ता गया उतना नेटवर्क कम होता गया। जब हवेली नजर आई तो मैं एक पल के लिए रुक गया। ये सिर्फ पुरानी नहीं थी, ये किसी और जमाने की थी। ऊंची दीवारें, काले पत्थर, बड़े लोहे के गेट जिन पर जंग लगी हुई थी। ऊपर एक पुराना झंडा था जो हवा में बहुत धीरे हिल रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर घुस गया। हवेली पहुंचने पर जो इंसान मुझे हैंडओवर देने आया था उसका नाम था विक्रम। उसकी हालत देखकर मैं थोड़ा रुक गया। पतला शरीर, धसी हुई आंखें, होठों पर कोई रंग नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि उसकी परछाई खड़ी हो। मैंने सोचा था कि शायद वो बीमार है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। एक थकान जो बीमारी से नहीं आती, वो किसी और चीज से आती है। उसने मुझे जरूरी चाबियां दी, रूटीन बताया, कौन सा कमरा खोलना है, कौन सा कभी नहीं। मैंने पूछा कि कौन से कमरे बंद रखने हैं। उसने बस इतना कहा कि जो बंद है उसे बंद ही रहने दो, और जाते जाते बस एक लाइन कही, यहां एक चीज याद रखना, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। और बिना पीछे देखे चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। उसकी बात समझ नहीं आई। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। इतनी कमजोर हालत में कोई भी अजीब बातें करने लगता है। मैंने उसे इग्नोर किया और अपना सामान अंदर रखने लगा। हवेली बड़ी थी, बहुत बड़ी। ऊंची छतें, लंबे कॉरिडोर, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर आवाज करती थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थीं। सबकी आंखें एक जैसी थीं, गहरी, खाली, जैसे देख रही हों। मैंने एक पेंटिंग के सामने रुक कर देखा। उसमें एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद कपड़ों में, हाथ में एक पुरानी किताब। उसकी आंखें इतनी रियल लग रही थीं कि मुझे अंदर से अजीब लगा। मैंने नजर हटाई और आगे बढ़ गया। अपना कमरा ढूंढा, सामान रखा, बेड पर लेट गया। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल रही। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। दूसरी रात भी ठीक रही। मुझे लगने लगा कि विक्रम सच में मानसिक रूप से ठीक नहीं था। तीसरी रात को मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, रेगुलर, जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल पर चल रहा हो। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। आगे बढ़ने लगा। आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। हर सीढ़ी पर वो आवाज जो लकड़ी करती है, वो आवाज उस रात और भी तेज लग रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन एक कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। मैं उस तरफ बढ़ा। दरवाजा धीरे से धकेला। कमरे में एक लड़की खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे हुए। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। उसके कंधे बिल्कुल स्थिर थे, जैसे सांस भी नहीं ले रही हो। यहां कौन है? मैंने पूछा। वो मुड़ी। उसका चेहरा असाधारण रूप से खूबसूरत था। गोरी स्किन, बड़ी आंखें, होठों पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी स्किन थोड़ी अजीब थी, इतनी पेल जैसे कभी धूप नहीं देखी। उसने मुझे देखा और बोली, आप नए केयरटेकर हैं ना? उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे दूर से आ रही हो, जैसे किसी बड़े कमरे में गूंज रही हो। मैंने पूछा कि वो यहां क्या कर रही है। उसने कहा कि वो यहीं रहती है। मैंने कहा कि हवेली खाली है, कोई नहीं रहता यहां। उसने हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
लोग यही सोचते हैं। मैं उस जवाब पर कुछ नहीं बोल पाया। उस रात बस इतनी ही बात हुई। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसका चेहरा बार बार दिमाग में आता रहा। उसकी वो लाइन, लोग यही सोचते हैं, इसका मतलब क्या था? अगले दिन मैंने हवेली के पुराने रिकॉर्ड चेक किए। एक पुरानी अलमारी में एक रजिस्टर मिला, केयर टेकर लॉग। उसमें विक्रम से पहले 3 और नाम थे। पहला नाम रमेश, ज्वाइनिंग 3 महीने पहले, छोड़ा 2 महीने बाद। दूसरा नाम करण, ज्वाइनिंग 5 महीने पहले, छोड़ा 6 हफ्ते बाद। तीसरा नाम महेश, ज्वाइनिंग 8 महीने पहले, छोड़ा 5 हफ्ते बाद। सभी ने काम छोड़ दिया था। कारण नहीं लिखा था, बस एक शब्द था हर एंट्री के आगे, अनफिट। उस शाम वो लड़की फिर आई, इस बार नीचे, मेरे कमरे के बाहर। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस आवाज दी, मैं अनाया हूं। मैंने दरवाजा खोला। वो वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। मुझे उसकी आंखों में कुछ दिखा जो पहले नहीं था, एक उम्मीद, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई। उसने कहा कि वो बोर होती है, क्या मैं उसके साथ बात करूंगा? मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मना नहीं कर पाया। हम दोनों बाहर बरामदे में बैठ गए। रात ठंडी थी, आसमान साफ था। उसने बहुत सी बातें की, हवेली के बारे में, पुराने जमाने के बारे में, उन लोगों के बारे में जो पहले यहां रहते थे। वो सब कुछ ऐसे बता रही थी जैसे उसने खुद देखा हो, इतनी डिटेल से, इतने यकीन से, जैसे यादें उसकी अपनी हो। उसने बताया कि इस हवेली में एक बड़ा परिवार रहता था, 4 पीढ़ियां एक साथ। बड़े बड़े जश्न होते थे यहां। दिवाली पर पूरी हवेली रोशनी से भर जाती थी। मैं उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया थी, जैसे वो उन यादों को फिर से जी रही हो। मैंने पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो सब बहुत पहले चले गए। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे अंदर तक छू गया, एक दर्द जो शब्दों से बड़ा था। उस रात हम काफी देर तक बैठे रहे। जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझसे इतनी देर बात की। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो मुड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। मैंने देखा कि उसके जाने के बाद जमीन पर उसके पैरों के निशान नहीं थे, मिट्टी पर कोई निशान नहीं। मेरे कदमों के निशान थे, लेकिन उसके नहीं। मैं उस जगह देखता रहा, फिर धीरे से अपने कमरे में आ गया। उस रात नींद आने में बहुत देर लगी। अगले कुछ दिन वो रोज आती रही, कभी शाम को, कभी रात को, हमेशा सफेद कपड़ों में, हमेशा एक हल्की मुस्कान के साथ। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। उसकी बातों में एक अलग ही दुनिया थी। वो कभी मोबाइल की बात नहीं करती थी, कभी सोशल मीडिया की नहीं, कभी किसी फिल्म की नहीं। उसकी सारी बातें पुरानी थीं, जैसे किसी और वक्त से आई हूं। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पुरानी कविताएं पसंद हैं। मैंने कहा कि ज्यादा नहीं पढ़ी। उसने वो पुरानी किताब खोली और एक कविता पढ़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो कविता नहीं बल्कि कोई प्रार्थना हो। मैं चुप बैठा सुनता रहा। उस शाम जब वो गई तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं उसके जाने का इंतजार नहीं करना चाहता। एक रात उसने मुझसे कहा, तुम जाओगे ना? मैंने पूछा, कहां? उसने कहा, सब जाते हैं, तुम भी जाओगे। उसकी आंखों में कुछ था, डर नहीं, दर्द भी नहीं, कुछ और था, एक यकीन जो उसने बहुत बार टूटने के बाद हासिल किया था। जैसे उसे पता था कि यही होगा, बस कब होगा ये नहीं पता था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान यकीन वाली नहीं थी। तभी मेरे पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में उसका चेहरा अजीब तरह से चमक रहा था। मैंने महसूस किया कि उसकी त्वचा से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, जैसे चांद की रोशनी किसी इंसान के अंदर हो। मैं घबरा गया और पीछे हट गया।
मेरी पीठ दीवार से लग गई। वो वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, जैसे उसे पता था कि ये होगा। लाइट वापस आई। वो वहां नहीं थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करता तो वो रोशनी दिखती, वो ठंडी सफेद रोशनी। सुबह होते ही मैंने हवेली के पुराने कमरे चेक करने का फैसला किया। एक बंद कमरे में मुझे एक पुरानी संदूक मिली। उसमें पुरानी तस्वीरें थीं, ढेर सारी, पुराने कागज पर, काले सफेद। मैं एक एक करके देखने लगा। एक परिवार की तस्वीरें थीं, बड़ी दावतें, त्योहार, बच्ची। और फिर एक तस्वीर पर मेरी नजर रुक गई। उसमें वो लड़की थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, सफेद कपड़ों में, बरामदे में खड़ी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अनाया, 1987। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर के पीछे देखा, वहां कुछ और लिखा था, पुरानी स्याही में, थोड़ी फीकी पड़ गई थी। अनाया की मृत्यु इसी हवेली में हुई थी, इसी कमरे में, 1987 में। मेरे पैर जम गए। मैं वहीं बैठ गया। सारी बातें दिमाग में घूमने लगीं। उसके पैरों के निशान ना होना, उसकी पुरानी बातें, उसकी त्वचा से आती वो रोशनी, उसका वो जवाब। लोग यही सोचते हैं। और विक्रम की वो लाइन, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। सब कुछ एक साथ दिमाग में आ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं उठे। तभी पीछे से आवाज आई, धीमी, परिचित। तुमने तस्वीर देख ली। मैं मुड़ा। अनाया वहां खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने कहा, अब तुम भी डर गए ना? मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सब डर जाते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन मैं यहीं रहती हूं, अकेली, हमेशा से। उसकी आवाज टूट रही थी। इस बार उसमें कोई नाटक नहीं था, बस एक सच था, एक बहुत पुराना, बहुत थका हुआ सच। मैं वहीं खड़ा रहा, डरा हुआ, लेकिन भाग नहीं सका, क्योंकि उसकी आंखों में जो था वो डर नहीं था, वो अकेलापन था। और किसी अजीब वजह से मैं उसे समझ सकता था। मैंने पूछा, तुम यहां क्यों हो? क्यों नहीं गई? उसने कहा, जाने के लिए किसी ने कहा ही नहीं। और उस एक लाइन ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं उस रात वहीं बैठ गया, उसके साथ। उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। वो 1987 में इसी हवेली में रहती थी, उस परिवार की सबसे छोटी बेटी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो घंटों उसी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती थी। एक रात अचानक उसे तेज बुखार आया। कोई डॉक्टर नहीं था पास में। हवेली शहर से बहुत दूर थी और उस जमाने में रास्ते इतने अच्छे नहीं थे। सुबह होने से पहले ही वो चली गई। उसकी उम्र महज 22 साल थी। परिवार ने हवेली छोड़ दी। उसके बाद एक एक करके सब चले गए और वो यहीं रह गई, अकेली, उस कमरे में, उन किताबों के साथ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा। किससे? उसने कहा, यहां अकेले रहते हुए। उसने थोड़ी देर सोचा। डर तो लगता है, लेकिन अकेलेपन से ज्यादा डर किसी चीज का नहीं। उस जवाब के बाद हम दोनों काफी देर चुप रहे। उसने पूछा कि मैं यहां क्यों आया। मैंने उसे सब बताया, नौकरी जाना, घर जाना, रिश्ते टूटना। वो चुपचाप सुनती रही। जब मैं बोल चुका तो उसने कहा, तुम भी अकेले थे। वो स्टेटमेंट नहीं था, ऑब्जर्वेशन था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हां में सिर हिला दिया। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। वो अब सिर्फ बातें करने नहीं आती थी, वो बस पास रहती थी। कभी मेरे बगल में बैठकर पढ़ती, कभी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती। मैं अपना काम करता रहता और उसकी मौजूदगी अजीब तरह से सुकून देती थी। एक दिन मैं खाना बना रहा था। उसने पास आकर देखा, ये क्या बना रहे हो? दाल चावल। वो थोड़ी देर देखती रही। मुझे दाल चावल बहुत पसंद था। उसने था कहा, है नहीं।
वो एक शब्द मुझे बहुत देर तक परेशान करता रहा। एक शाम मैं बरामदे में बैठा था, उसने अचानक पूछा, अगर मैं इंसान होती तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करते? मैं चौंक गया। उसने पहली बार खुद को भूत की कैटेगरी में रखा था। मैंने कहा, तुम्हारे साथ दोस्ती तो मैंने अभी भी की है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने पलकें झपकाईं और वो चली गई। कुछ देर बाद वापस आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।